क्या इस बार देश को मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, जब भी आप गठबंधन सरकार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पहला सवाल और पहला शब्द यही आता है, वो है मिड टर्म चुनाव का। और दूसरा, जब भी गठबंधन सरकार के बारे में हम सोचते हैं या बात करते हैं, दूसरा शब्द आता है दिमाग में किंग मेकर का, क्योंकि बिना किसी किंग मेकर के गठबंधन की सरकार बन नहीं सकती। 10 साल में हम इस शब्द को भूल चुके थे, क्योंकि किंग मेकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस बार पड़ रही है। और इसीलिए गठबंधन सरकारों का मिड टर्म चुनाव के साथ चोली दामन का साथ रहा है। भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि जब देश में गठबंधन की कमजोर सरकारें बनती हैं, तब मिड टर्म चुनाव होने की संभावना 50% तक होती है। जब भी गठबंधन की कमजोर सरकार बनती है, मध्यावधि चुनाव की संभावना 50% रहती है। वर्ष 1977 में भारत में पहली बार देश के लोगों ने खंडित जनादेश दिया था और जनता पार्टी ने पहली बार भारत में यह प्रयोग किया था गठबंधन की सरकार बनाने का। और तब यह सरकार अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और वर्ष 1980 में ही भारत में मिड टर्म चुनाव बीच में ही कराने पड़े। इसके बाद 9 साल के बाद जब 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जब गठबंधन की एक और कमजोर सरकार बनी, तब भी देश में 2 वर्षों के बाद 1991 में फिर से मिड टर्म चुनाव कराने पड़े। यही परिस्थितियां वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में बनी, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत देश के लोगों ने नहीं दिया और इसके बाद देश में 2 वर्षों के दौरान 3 सरकारें आईं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार चलाई, एचडी देवेगौड़ा ने लगभग 11 महीने की सरकार चलाई और इंद्र कुमार गुजराल ने भी लगभग 11 महीने देश में गठबंधन की एक बेहद कमजोर सरकार को चलाया। और इस दौरान स्पष्ट बहुमत न होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आखिरकार वर्ष 1998 में देश को फिर से मिड टर्म चुनावों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जब इन चुनावों में भी किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की गठबंधन सरकार बनाई, जो सिर्फ 13 महीनों तक चली और देश में एक बार फिर से वर्ष 1999 में मिड टर्म चुनाव कराना पड़ा। आज तक भारत में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब गठबंधन की सरकारें पूरे 5 वर्षों तक चल पाई है, सिर्फ 4 बार, 8 बार में से 4 बार। पहली बार 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई और उस समय कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 232 सीटें थी। ये लगभग उतनी ही है जितनी आज बीजेपी के पास है। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, इस सरकार को बचाने के लिए नरसिम्हा राव को बहुत काम करने पड़े थे और आपको याद होगा वोटों की खरीद फरोख्त की गई थी और ये आरोप भी नरसिम्हा राव पर लगे थे अपनी सरकार बचाने के लिए। रिश्वत कांड हुआ था, जब एमपीज को रिश्वत दी गई थी, तब ऐसे में तब चलती हैं गठबंधन की सरकारें। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई और बीजेपी के पास तब सबसे ज्यादा 182 सीटें थी, तो उन्होंने 182 सीटों में भी पूरे 5 साल सरकार चलाई। और यह वही समय है जब 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और अचानक से वाजपेयी जी को एक बड़ा झटका लगा, जब देश के लोगों ने जब वोट डाला तो इंडिया शाइनिंग गायब हो चुका था। इंडिया शाइनिंग की जो चमक थी वो फीकी पड़ गई थी। और इसके बाद वर्ष 2004 में 145 सीट और फिर 2009 में कांग्रेस ने 206 सीटों के साथ यूपीए की गठबंधन सरकार को चलाया, लीड किया, उसका नेतृत्व किया। और इस सरकार के दौरान भी देश में मिड टर्म चुनाव नहीं हुए और इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था कॉम्प्रोमाइज, यानी समझौता। हमारे देश में जितनी भी गठबंधन सरकारें कामयाब रहीं, उनमें हर बार इन सरकारों के घटक दल अपने अपने मंत्रालयों के मालिक बन गए। और आप यूपीए सरकार का कार्यकाल जरा याद कीजिए, जब यूपीए के घटक दलों के जो मंत्री हुआ करते थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फैसला मानने से कई बार इनकार कर देते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए अपने घटक दलों के इस दबाव को सहना पड़ता था, उनकी बातें, उनकी मांग माननी पड़ती थी, जिसकी वजह से यूपीए की सरकार 5 साल तक तो चली। लेकिन आपको याद होगा यूपीए की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारे घटक दलों ने मन मर्जी से वो मंत्रालय चलाए और दबाकर भ्रष्टाचार किया। लेकिन अगर वो इस दबाव को नहीं सहते तो शायद यूपीए की सरकार बीच में ही गिर जाती। जैसे वर्ष 1998 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जयललिता के दबाव को सहन नहीं किया
और उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया तो एनडीए की सरकार गिर गई थी। इससे यह पता चलता है कि गठबंधन की कमजोर सरकार चलाने के लिए उस सरकार के सबसे बड़े नेता को अपने घटक दलों का दबाव सहना ही पड़ता है और वो अपने घटक दलों की इच्छा के बिना कोई बड़े फैसले नहीं ले पाता। और इसीलिए आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार को चला पाएंगे। और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार में अपने घटक दलों के मंत्रियों के घोटाले पर आंख मूंद लिया करते थे, क्या वैसा प्रधानमंत्री मोदी कभी कर पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 3 बार और केंद्र में 2 बार पूर्ण बहुमत की बेहद मजबूत सरकारों को चलाया है और उनका मिजाज ऐसा रहा है कि वो सरकार को एक सूत्र में बांधकर चलाते हैं। उनकी सरकार में ऐसा नहीं होता कि किसी मंत्रालय का फैसला कहीं और हो रहा है और किसी दूसरे मंत्रालय का फैसला कोई और कर रहा है और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। उनकी सरकार खंडित नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार संवैधानिक तरीके से बहुत ही अनुशासन के साथ चलती है। वो अनुशासन के साथ सरकार चलाने वाले नेताओं में है और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, क्या वो गठबंधन की ऐसी सरकार चला पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या देश में मिड टर्म चुनाव हो सकता है? यानी क्या देश को मिड टर्म चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी बात को कभी सहन नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ जाती हो, लोगों के खिलाफ जाती हो। और उन्हें भ्रष्टाचार से तो खास तौर पर बड़ी नाराजगी रहती है। इसलिए घटक दल अगर अपना दबाव बनाकर कुछ मंत्रालय लेते हैं और फिर उन मंत्रालयों को अपनी मनमानी से चलाने की कोशिश करते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। देश में जब जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तब तब मीडिया के भी अच्छे दिन आ जाते हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को तो खुश होना चाहिए, मीडिया के बड़े अच्छे दिन आ जाते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकारों में मीडिया को अपने सूत्रों से हर बैठक, हर फैसले के बारे में खबरें पहले से ही मिल जाती हैं और सरकार के लिए खबरों को गोपनीय बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में मीडिया के सूत्रों को मोदी सरकार से खबरें मिलना बंद हो चुका था। अब जब तक मोदी सरकार चल रही थी 10 साल तक और मजबूत सरकार थी, किसी को कोई खबर नहीं मिलती थी किसी भी बड़े फैसले के बारे में। अब उस मीडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि अब सरकार में और भी कई घटक दल आ जाएंगे और हमारे बहुत सारे घटक दलों के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनकी आदत रहती है कि वो हर जानकारी को, मीटिंग में होने वाली हर बात को बाहर निकलते ही लीक कर देते हैं अपने प्रेस के साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि पिछले 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो सरकार चलाई वो गठबंधन की सरकार नहीं थी, ये स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। उन्होंने दोनों बार गठबंधन की ही सरकार चलाई है, 2014 और 19 में, लेकिन उसमें एक फर्क था। तब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2024 के बीच एनडीए का नेतृत्व किया, जिसमें बीजेपी के अलावा और भी कई दल शामिल थे। लेकिन ये सरकारें इसलिए अलग रहीं क्योंकि इन सरकारों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था और यही वजह है कि जब अकाली दल ने, उद्धव ठाकरे ने, नीतीश कुमार की जेडीयू ने और यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और एआईएडीएमके समेत और भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने एनडीए के साथ अपने संबंध तोड़े, जब वो एनडीए से बाहर निकल गईं, तो बीजेपी की सरकार पर इसका कोई खास असर पड़ा नहीं, क्योंकि उसके पास मजबूत बहुमत था। लेकिन अब बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस बार एनडीए का कोई घटक दल उससे अलग हुआ तो सरकार खतरे में आ जाएगी और ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार देश के लोगों ने मजबूत विपक्ष और कमजोर सरकार का चुनाव खुद से ही करके भेजा है। अब आप सोचिए, मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए थे इन 10 सालों में, जैसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, जैसे ट्रिपल तलाक, इस तरह के अगर फैसले अब अगर बीजेपी करना चाहे या प्रधानमंत्री मोदी करना चाहे तो शायद ना कर पाएं, और अगर कर भी पाएंगे तो तब कर पाएंगे जब उनके सारे घटक दल राजी हो जाएंगे। अब अगर आज वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर अब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत में लागू करना चाहें तो क्या वो कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। अब अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस अपने यहां मिलाना चाहे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उसे लेकर कोई बड़ा फैसला कर पाएंगे, ये बात एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।